हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होता है और कैसे पर्सनैलिटी डेवलप होता है और उसके साथ साथ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि पर्सनैलिटी होता क्या है। तो सर, दो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिए हुए हैं, एक एल्पोर्ट साहब का और एक सिगमंड फ्रॉड का। तो एल्पोर्ट साहब के हिसाब से पर्सनालिटी क्या है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम, जो क्या करता है, डिटरमाइन करता है पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर को और उसके थॉट को। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा चीज क्या है, सिगमंड फ्रॉड के हिसाब से क्या था कि पर्सनैलिटी जो है लार्जरली कॉन्शियस होता है, हिडन होता है और अननोन होता है, जो किसके द्वारा शेप्ड होता है? शेप्ड बाय इनर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। इनर कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में? ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है। तो ये एक सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी था पर्सनालिटी के लिए, जिसमें उन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा डेफिनेशन में? डेफिनेशन में हमने देखा कि पर्सनालिटी क्या है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम, जो डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर और थॉट को। और सिगमंड फ्रॉड के हिसाब से क्या होता है कि पर्सनैलिटी क्या है? एक लार्जरली कॉन्शियसनेस, हिडन और अननोन थिंग है, जो कि सेल्फ होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इट, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक। अब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला चीज़ कि बायोलॉजिकल फैक्टर होता है और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसको सोशल फैक्टर भी हम लोग कहते हैं। ठीक। तो देखते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या है। बायोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहला चीज़ है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकता, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी के हिसाब से क्या होता है कि इनहेरिटेड ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स दैट शेप टेम्परामेंट, बिहेवियरल टेंडेंसी। ठीक है। जैसे इसके कहने का सिर्फ मतलब यही है कि जो इनहेरिटेड टेंडेंसीज है, टेम्परामेंट, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखते हैं कि जिसके पेरेंट्स शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बच्चे भी उनके शॉर्ट टेम्पर्ड ही होते हैं, तो ये पर्सनैलिटी इनहेरिटेड होता है। बट ये सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट या फिर सम सॉर्ट के लिए ही होता है। ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि लार्जरली द पर्सनैलिटी जो होता है वो इनहेरिट होता है पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्रेन का फंक्शन और स्ट्रक्चर है या फिर न्यूरल पाथवे जो है जो उससे अफेक्ट होता है, जिसके वजह से रिस्पॉन्स और बिहेवियर हमारा अफेक्ट होता है। ठीक है। क्या होता है? रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर जो है हमारा अफेक्ट होता है। ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर है हमारा अफेक्ट होता है। तीसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि हार्मोनल सिस्टम अब कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो जैसे कि मूड को इम्पैक्ट करता है, एनर्जी लेवल को इम्पैक्ट करता है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को स्ट्रेस रिस्पॉन्स से इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे कि अब स्ट्रेस रिस्पॉन्स, कॉर्टिसोल जितना रिलीज होगा उतना ही हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है। एनर्जी लेवल, अगर सेरोटोनिन या फिर एपिनेफ्रिन ज़्यादा है तो एनर्जेटिक रहता है पर्सन। और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का भी इसका काफ़ी अच्छा रोल प्ले होता है। ठीक है। फिर उसके हिसाब से अगर देखें तो फिजिकल हेल्थ, मतलब कि ओवरऑल हेल्थ जो है या फिर कोई भी इलनेस का या फिर क्रोनिक इलनेस का प्रेजेंस जो है आदमी के पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अगर पर्सन एक कैंसर से ग्रसित पेशेंट है, पर्सन है, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? सोशली आइसोलेटेड होगी, इमोशनल लेस होगा, पैथेटिक हमेशा रहेगा। तो ये ऐसे ही इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जो कैसे फिजिकल हेल्थ जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज़ है फैमिली इन्वायरमेंट। तो कहा जाता है ना कि जैसा परवरिश होगा वैसा ही इंसान बन जाता है। तो वहीं फैमिली इन्वायरमेंट यहाँ पे है कि क्या होता है, अर्ली इंटरेक्शन बच्चों का किसके साथ हुआ है, फिर उसका पेरेंटिंग स्टाइल क्या हो रही है, अपब्रिंगिंग, परवरिश कैसा है, फैमिली डायनेमिक्स, यानी कि फैमिली में कैसा है, जो भी बेसिक स्थिति होना चाहिए वो कैसा है, ये जो होता है इनिशियल बिहेवियर्स को शेप करता है। मतलब कि अर्ली स्टेज में फैमिली इन्वायरमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। सेम वैसे ही कल्चरल बैकग्राउंड, बहुत सारे कल्चर्स, नॉर्म्स होते हैं और वैल्यूज होते हैं जो हमारे बिहेवियर्स को गाइड करते हैं। जैसे कि कुछ होता है कि एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। मतलब कि अगर कुछ कल्चरल बिलीफ ऐसा है कि जब भी आप किचन में जाएंगे तो विदाउट स्लीपर्स एंड शूज जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम तो शूज तो नहीं जाता है, लेकिन जनरली लोग स्लीपर पहन के भी चले जाते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे या फिर बहुत सारे लोग, ऐसा कल्चरल बिलीफ है कि किचन में स्लीपर पहन के नहीं जाना है और यू हैव टू वॉश योर हैंड एवरी टाइम।
एंड ऑल। तो ये क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डेवलप करता है कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे एजुकेशन का, तो एजुकेशन में क्या होता है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एजुकेशनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो आप सीखते हैं, और एजुकेशनल सेटिंग जिस जिस संस्था में और जिस इन्वायरमेंट में आप पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेजर वे में आपके पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट भी आपका अफेक्ट होता है, और वो इनडायरेक्टली क्या करता है, पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लास्ट वन, सॉरी फोर्थ वन इज द पीयर रिलेशन, मतलब कि आपकी संगत कैसी है, आपके साथ के लोग कैसे हैं। सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो क्या करता है, पीयर्स के साथ इन्फ्लुएंस करता है आपके एटीट्यूड को, बिहेवियर को और सेल्फ परसेप्शन को, ठीक है। अब इसके बाद अगर अगला देखेंगे तो क्या है यहाँ पे, इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर में ही लाइफ एक्सपीरियंसेस, मतलब वही सेम चीज़ था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पीयर रिलेशन में क्या है कि जो इन्फ्लुएंस करता है उसके साथ साथ लर्निंग एक्सपीरियंस जो है, वही यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस का बात कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए लाइफ एक्सपीरियंस में क्या है कि कुछ ऐसा इवेंट्स या फिर कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपके पर्सपेक्टिव यानी परसेप्शन, किसी भी चीज़ को लेकर परसेप्शन को अफेक्ट कर रहा है या फिर बिहेवियर को मॉडिफाई करने पे मजबूर कर रहा है, तो वो चीज़ क्या होती है, इनडायरेक्टली आपके पर्सनैलिटी को शेप कर रहा है, यानी कि पर्सनैलिटी बिल्डअप कर रहा है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अब जैसे कि जैसे जैसे चीज़ों आपके इकोनॉमिक कंडीशन होगा, वो कैसे पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अफेक्टिंग लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस लेवल, समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उस हिसाब से आपके लाइफस्टाइल भी बदल जाते हैं और स्ट्रेस लेवल भी अफेक्ट होता है, जो कि इनडायरेक्टली आपके पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद मीडिया एक्सपोजर, यानी कि इसको हम लोग मास कम्युनिकेशन या फिर मास मीडिया लेवल का क्या इम्पैक्ट है, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन परसेप्शन, बिलीफ और बिहेवियर। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस, सॉरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक। अब बात करेंगे इसमें सबसे पहली थ्योरी, एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोसोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो एरिक्सन साहब जो थे वो 8 स्टेज में पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को डिवाइड किए थे, फ्रॉम इन्फेंट टू द ओल्डर एडल्ट, ठीक है। तो अब क्या क्या है इसके अंदर में ये देखेंगे। तो सबसे पहली चीज आता है कि एरिक्सन क्या थे। एरिक्सन एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, जो 8 स्टेज ऑफ द साइको सोशल डेवलपमेंट उन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है। और जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, वो होता है आपको बताते, एक मिनट, हाँ, वो कहाँ से कहाँ तक होता है कि इन्फेंसी टू द लेट एडल्टहुड, ठीक है, इन्फेंसी टू द लेट एडल्टहुड तक होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि 8 स्टेज में क्या क्या स्पेसिफिक इवेंट देखने को मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि हर एक स्टेज में हम लोग 4 बेसिक कॉमन चीज देखेंगे कि टास्क क्या है, उसमें वर्च्यू का क्या होता है, मतलब किसके तरफ ज़्यादा टेंडेंसी होता है किस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद क्या है कि अगर अनसक्सेसफुल टास्क है तो क्या होगा, और ऐसे ही करके 4 बेसिक पॉइंट देखेंगे, ठीक है। अब इसमें ईच स्टेज में स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट को, जो कि एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे एक्ट करता है, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि अब इसके नीचे हम लोगों को स्टेजेस दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला चीज़ है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या है कि ये अर्ली स्टेज से लेके, यानी कि बर्थ से लेके 18 मंथ, ये और बोले तो 1.5 ईयर तक रहता है। 4 चीज इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें क्या होगा, बच्चे को किस चीज से मतलब है, फीडिंग और केयर गिवर के द्वारा जो केयर प्रोवाइड किया जा रहा है उससे रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बेसिक चीज क्या है, और वर्च्यू क्या रहती है कि किस तरफ किस चीज के लिए टेंडेंसी रहती है, जो इस एज के बच्चे रहते हैं, तो उनको क्या रहता है, होप। एक होप रहता है कि समवन कम्स व्हेन आई क्राई, समवन विल कम टू मी, ठीक है, या फिर कम फॉर मी, ठीक। तो अब टास्क क्या होता है इस एज में, तो इस एज में पर्सनैलिटी पर्सन्स के बेसिस पर टास्क ऐसा कुछ है नहीं, बच्चे हैं, मतलब कि चाइल्डहुड वाली बात होती है इसमें, अर्ली इन्फेंसी वाली। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट रहता है यहाँ पे, मतलब कि एक डेवलप करना होता है सेंस ऑफ ट्रस्ट इन केयर गिवर एंड द इन्वायरमेंट। जैसे कि आपने बहुत समय देखा होगा कि जब आप बच्चों को ऊपर उछालते हैं तो वो उसको इंजॉय करते हैं, रादर देन कि वो उस चीज़ को लेके डरे, क्योंकि
उनको एक ट्रस्ट गेन हो चुका है कि अगर ये बंदा मुझे हवा में उछाल रहा है तो ये मुझे रोकेगा भी। तो इसलिए इस फेज को हम लोग ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट दिए हैं। ठीक है, अब देखिए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि अगर कोई बच्चा ये ट्रस्ट ही ना गेन पाए, अपने गेन ना कर पाए अपने केयर गिवर पर या फिर अपने सराउंडिंग के लोगों पर, तो क्या होगा? तो बेसिक मिसट्रस्ट तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ इमोशनल इनसिक्योरिटी होता है जो कि इस एज में नहीं दिखाई देता है, मैक्सिमम आगे चल के इमोशनल फिक्सेशन के तौर पे दिखता है, जो कि वेरियस बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद बात आता है कि फियर बच्चों में डर पैदा करेगा, जैसे एग्जांपल दिया आपको, जैसे आपको एग्जांपल दिए थे कि बच्चों को हवा में उछालने वाला। फिर उसके बाद एक सस्पिशन होगा कि उनको शक रहेगा लोगों पे। फिर उसके बाद यह है कि किसी भी दूसरे पर्सन्स पे या फिर आगे चल के उन्हें किसी पे भरोसा करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ आएगी। ठीक, तो पहला स्टेज क्या था? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एंड सेकेंड वन हम लोग देखेंगे कि ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है कि वो अपना एक सेल्फ करना चाहता है, ठीक है बच्चे, या फिर और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उस पर सेम एंड डाउट होता है, मतलब कि खुद को लेकर सेम का एक फीलिंग वो हो जाता है। तो इसमें जो एज ग्रुप है वो 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक होता है। ठीक है, अब देखिए ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि बच्चे इस एज में क्या होते हैं कि खुद से चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है कि बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग कराया जाता है। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग के साथ साथ अपने फिजिकल स्किल्स में क्या दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंसी गेन करते हैं, मतलब वो खुद से सब कुछ करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि ही विल डू और ही और सी विल डू एवरीथिंग। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें वर्च्यू यानी किस तरफ टेंडेंसी इनकी ज़्यादा रहती है, तो विल पावर, मतलब कि उन्हें चाहिए कि सब कुछ उनके कंट्रोल में हो, उनके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि क्या टास्क एक्चुअली और जनरली रहता है इसमें, तो इसमें क्या है कि एक बोले ना कि इनको रहता है कि अब मैं खुद से कर सकता हूँ और मैं इतना ये काम कर सकता हूँ, तो वो वाली पॉइंट है कि ऑटोनॉमी गेन करना। एंड सेकंड पॉइंट कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ों को अपने एबिलिटीज़ में यानी कि वर्किंग कैपेबिलिटीज़ के लिए ये लोग ऑटोनॉमी और कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं, करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो कि अगर ये नहीं कर पाए तो क्या होता है, अगर ये नहीं कर पाए तो इनमें एक सेम फीलिंग जनरेट हो जाता है और वो परसिस्ट करता है, या फिर उन्हें खुद पे डाउट हो जाता है कि मैं कर पा सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। एक हेल्पलेसनेस के का फीलिंग भी जनरेट होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बच्चे जो अनसक्सेसफुल रहे इस स्टेज पे के टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें डिपेंडेंसी का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, सेल्फ स्टीम कम हो जाता है और फेलियर का एक फियर हो जाता है। चलिए, तो अगला पॉइंट इसमें क्या है कि देखेंगे तीसरा स्टेज। तो तीसरा स्टेज जो है वो आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, यानी ये मेनली प्री एज ग्रुप कौन सा होगा? प्री स्कूलर। ठीक है, प्री स्कूलर एज ग्रुप क्या होता है? प्री स्कूलर एज ग्रुप जो होता है कि 3 to 5 ईयर। ठीक है, 3 to 5 ईयर। ठीक, 3 to 5 ईयर एज ग्रुप होता है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होगा? अब बच्चा प्री स्कूल जा रहा है, तो जैसे ही बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो उनमें क्या होता है कि एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को। तो एक्सप्लोरेशन एंड खेलना तो बेसिक चीज़ है। तो एक्सप्लोरेशन एंड प्ले जो होता है इंपॉर्टेंट इवेंट है प्री स्कूलर्स के लिए। अब किस तरफ इसका टेंडेंसी रहता है, हर चीज़ के पीछे पर्पस होता है। जैसे कि बच्चे अगर बाहर गए हुए हैं, अगर उन्हें कोई पेड़ दिखता है तो पूछेंगे कि ये पेड़ कौन लगाया है, क्यों लगाया है। दिट इज ये क्या हुआ, हर चीज़ के पीछे पर्पस जानना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आता है कि टास्क क्या होता है इस एज ग्रुप के लिए, तो इनिशिएट करते हैं खुद की एक्टिविटीज़ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिक टास्क क्या है यहाँ पे? एक्टिविटी इनिशिएट करना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना। लेकिन अगर ये नहीं हो पाया इस एज ग्रुप में तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा कि ओवरवेलमिंग गिल्ट रहता है। ठीक है, और एक इनहिबिशन रहेगा कि मतलब नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि लीड्स टू द रिलक्टेंस टू द टेक इनिशिएटिव, मतलब कि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उनमें एक रिलक्टेंस वाली फीलिंग आ जाएगी कि नहीं मैं करूँगा, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये वाली फीलिंग है। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑन अदर सेम चीज़, अगर फेलियर रहा इस स्टेज के टास्क कंप्लीशन में तो क्या होता है कि डिपेंडेंसी ऑन अदर हो जाता है और डिसअप्रूवल का फियर हमेशा बना रहता है, कहीं ये चीज़ के लिए वो मना तो नहीं कर देंगे, ये वाली बात। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि चौथा स्टेज क्या होता है। चौथा स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, एज ग्रुप क्या होगा भैया, तो एज ग्रुप जो है आपका वो 6 to 12 ईयर। तो स्कूल एज का एज ग्रुप क्या होता है, स्कूल और चिल्ड्रंस का एज ग्रुप है 6 to 12 ईयर। अब इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या होगा, जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसमें बेसिक स्कूलिंग वाला इवेंट इंपॉर्टेंट होगा, पहली बार स्कूल जा रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है एंड पीयर इंटरेक्शन बढ़ता है, बच्चे दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब इसमें टेंडेंसी कहाँ रहती है बच्चों की, मतलब कि वर्च्यू कहाँ रहता है, तो कॉम्पिटेंस, मतलब हर चीज़ में कॉम्पिटेंसी गेन करने का एक पॉइंट रहता है। एक्चुअली जनरली जो होता है कि यहाँ पे बच्चे जब ओल्ड एज में सॉरी अर्ली एज में रहते हैं, स्कूल एज में रहते हैं, तो क्या होता है कि उन्हें हर चीज़ में कॉम्पिटेंस, हर चीज़ में मास्टरी गेन करना है, ठीक है। तो अब टास्क क्या होगा यहाँ पे, एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस थ्रू लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, मतलब कि एक एकम्प्लिशमेंट वाली, मतलब कि मैं ये किया, मैंने ये किया वो वाली, और मैं ये कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आता है किसके थ्रू, लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर टास्क यहाँ पे क्या है, लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, जिसका इनडायरेक्ट रिजल्ट क्या है कि सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस। समझ में आया, मेजर टास्क क्या है, लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, बेसिक चीज़ किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इवेंट क्या था, स्कूलिंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ पीयर इंटरेक्शन, उससे क्या हुआ, उसने अपना लर्न किया और स्किल डेवलप किया, जिसके वजह से क्या हुआ कि आपका एक डेवलप हुआ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस। समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसक्सेसफुल इवेंट। अगर अनसक्सेसफुल रहा टास्क कंप्लीशन तो क्या होगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी आ जाता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे में ही कुछ कमी है, ये वाली बात, ठीक है। उसके बाद इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी वाली फीलिंग आ जाती है। फिर उसके बाद अपनी आप को कम जानने लगते हैं, उसी को बोलते हैं लो सेल्फ वर्थ, ठीक है। अब और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम हो जाती है। डिफिकल्ट, अब सोशल और एकेडमिक चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं वो बच्चे जो जिनका इस एज ग्रुप का टास्क अनकम्प्लीट रहता है, या फिर फेलियर और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब अनसक्सेसफुल रहता है तो। फिर उसके बाद है पांचवा, पांचवा क्या है, पांचवा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। मेजर नाम से समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में सबसे पहली चीज़ क्या है कि इंपॉर्टेंट इवेंट, तो इसमें सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन इज द इम्पॉर्टेंट इवेंट। उसके साथ साथ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, दो चीज़ याद रखिएगा कि जब भी एडोलेसेंट बच्चों का एज ग्रुप पूछा जाए तो उनका होता है 12 to 18 ईयर, और उनको उनमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट इवेंट कौन कौन सा होता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड द सोशल रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं वर्च्यू का। तो जो वर्च्यू है आपका, इसमें फिडेलिटी, मतलब कि सच बोलना, ठीक है। हाँ, फिडेलिटी वाला, यही वाली फिडेलिटी वाली बात रहती है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें कि टास्क, टास्क क्या होता है इसमें, टास्क जो होता है कि इस्टेब्लिश करना पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है। इस्टेब्लिश करना है पर्सनल आइडेंटिटी, एक पर्सनल आइडेंटिटी को एक वो पाने के लिए बच्चे जो होते हैं स्ट्रगल करते हैं, और लाइफ में एक प्रॉपर पाथवे उनको चाहिए होता है, ठीक है, इस एज ग्रुप को। उसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब पहचान बनाने के लिए दिक्कत होगी, एक अपने रोल को लेके कंफ्यूज रहेंगे, अनसर्टेनिटी रहेगा कि अपने मेरा सोसाइटी में क्या रोल है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे कि अगला क्या होगा, तो अगला है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन कौन से एज ग्रुप के होते हैं भैया, तो यंग एडल्टहुड, कौन होता है, यंग एडल्टहुड, जिसका एज ग्रुप क्या है 10 to 40 ईयर, ओके। इंपॉर्टेंट इवेंट, इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी अपोजिट अपोजिट पीयर्स से रिलेशनशिप फॉर्म करना। वर्च्यू टेंडेंसी किस चीज़ की रहती है, लव, यानी कि वांट्स और केयर फॉर द लव। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि टास्क क्या है, डीप मीनिंगफुल, क्या है, डीप और मीनिंगफुल, ठीक है। मीनिंगफुल इमोशनल कनेक्शन एंड रिलेशनशिप बनाना, दो इंपॉर्टेंट टास्क है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद कंसिक्वेंसेस, अगर फेलियर अगर हो गया, अनसक्सेसफुल रहा, तो क्या होगा, इमोशनल आइसोलेशन होता है, बट इंटरेक्ट करना छोड़ देते हैं, लोनलीनेस हो जाता है, लीड्स और टू फियर ऑफ कमिटमेंट, मतलब किसी से भी कमिटमेंट का वाला फियर जो होता है वो हो जाता है कि नहीं, मुझे मुझे किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करना है, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट थिंग, मतलब कि मैं एक समय पे ये किया था तो ये हुआ था, सिर्फ, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि विड्रॉल फ्रॉम द रिलेशनशिप और सोशल आइसोलेशन, मतलब सोशल इंटरेक्शन भी जीरो हो जाता है।
अब सातवां क्या होता है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है। अब जनरेटिविटी का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी कितना है, स्टैग्नेशन का मतलब कि उसी जगह पे रुके हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो होता है एज ग्रुप क्या है, मिडिल एडल्टहुड एज ग्रुप क्या है 40 to 65 ईयर, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या है सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या है, देखिए पेरेंटिंग, करियर, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, तीन चीज़ क्या क्या है, पेरेंटिंग, करियर एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब इसमें केयर क्या होता है कि वर्च्यू जो होता है केयर, किसी भी चीज़ के लिए केयर, किसी को भी केयर करना और खुद के लिए भी फील केयर्ड होना, ये इंपॉर्टेंट वर्च्यू होता है। अब इसमें क्या है कि इस एज ग्रुप में ये होता है कि कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन कर सोसाइटी को अपने काम के थ्रू, अपने परिवार के थ्रू या फिर किसी को मेंटोर करके, ताकि मैं एज ए पर्सन सोशली फिट हो सकूं और मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी को लेके, ठीक है। स्टैग्नेशन, अब इसमें क्या होगा कि अगर कंसिक्वेंस अनसक्सेसफुल रहा तो स्टैग्नेशन मतलब कि उसी स्टेज में रुक जाएगा कि नहीं, मैं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं फेलियर हूँ, ये वाली बात, ठीक है। सेल्फ एब्जॉर्प्शन मतलब खुद को लेके एक नेगेटिव फीलिंग हो जाएगी कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इतना प्रोडक्टिव नहीं हूँ, एक अनप्रोडक्टिवनेस का फीलिंग आ जाएगा। लैक ऑफ पर्पस, किसी भी एक्टिविटी में कोई पर्पस ही नहीं रहेगी। सेल्फ सेंटर्डनेस, खुद में ही रहने लगेगा इंसान, ठीक है। फिर बात करते हैं एट्थ एंड लास्ट वन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ओके। ये किस एज ग्रुप में आता है, एनीवन, लेट एडल्टहुड। लेट एडल्टहुड का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, लेट एडल्टहुड का जो पीरियड एज ग्रुप होता है, एनीवन, ठीक है। लेट एडल्टहुड का जो ग्रुप होता है वो 65+ होता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है कि रिफ्लेक्शन होता है किस पे, लाइफ एंड अकम्पलिशमेंट पे, ठीक है। उसके बाद वर्च्यू क्या होता है, विजडम मतलब ज्ञान अर्जित करना। फिर उसके बाद टास्क क्या होता है कि अपने लाइफ को एक्सेप्ट करना, अपने अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट करना और एक डेवलप करना सेंस की ओके, मैंने जितना भी दिया, जितना भी किया, अच्छा किया, मैंने अपना 100% दिया, ये वाली बात है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर होगा, ठीक है, कि मैंने क्या किया, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था, रिग्रेट रहेगा, एक बिटरनेस वाली फीलिंग्स रहेगी, डेथ डेथ का फियर रहता है, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा अपने लाइफ को लेके, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है, सबसे पहली चीज़ जो देखा है कि पर्सनैलिटी होता क्या है, डेफिनेशन देखा है। फिर उसके साथ साथ हमने देखा है फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स देखा है। उसके अंदर भी दो फैक्टर्स देखे थे, बायोलॉजिकल एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल के अंदर भी 4 फैक्टर्स थे, इन्वायरमेंटल के अंदर भी 6 से 7 फैक्टर्स हमने देखा है। कैसे कैसे ये सारे फैक्टर्स डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कैसे पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें कि सबसे पहला थ्योरी हमने पढ़ा था एरिक्सन थ्योरी, ठीक है। कौन, एरिक्सन थ्योरी। एरिक्सन थ्योरी में कितने स्टेज थे, हमने टोटल 8 स्टेज पढ़ा है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एंड सो ऑन। लास्ट, सबसे लास्ट क्या आता है, इन्फेंसी और स्टार्टिंग, और लास्ट है लेट एडल्टहुड। तो इसमें क्या आता है कि ये इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। तो इसमें और अगर इसके साथ साथ अगर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अगला थ्योरी कि क्या है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, क्या कहता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके। उसके साथ साथ फ्रूड्स थ्योरी, देखिए इसमें दो चीज़ है कि दोनों ने दिया, सिगमंड फ्रॉइड ने ही है, लेकिन फ्रूड थ्योरी में उन्होंने इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बात किया, ठीक है, सुपर ईगो के बारे में बात किया है। और साइकोसेक्सुअल थ्योरी में उन्होंने कैसे कैसे साइकेट्रिक और सेक्सुअल चीज़ों, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल ओरिजिन को लेके कैसे उन्होंने पर्सनालिटी को रिलेट किया है वो देखेंगे। बाकी ऐसे ही साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक या फिर किसी भी नर्सिंग फील्ड के नोट्स के लिए, वीडियो के लिए, लेक्चर के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।